संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हमारे साथ डॉक्टर मुंशीलाल गौतम जी हैं, जो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। भारत के प्रशासकीय इतिहास में जहां तक जो पहली बैचेस थी, उनमें से निकले हुए ये एक ऐसे प्रशासकीय अधिकारी रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, जो कह सकते हैं अब तक का, भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और इंसानियत को समर्पित कर दिया है। वे एक ज्वलंत उदाहरण है एक ऐसे व्यक्तित्व का जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि ऐसे अफसर बने जो अपने जैसे कई अफसर बनाने वाली सेवाएं प्रोवाइड करे और उसी दिशा में कार्य करे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर मुंशीलाल गौतम जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय भीम। जय भीम। सर, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, मतलब जहां तक मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं मेरे माता पिता से आपके बारे में, किस प्रकार से आप एक प्रशासकीय सेवा में बच्चे हैं, इसलिए बहुत कार्य करते हैं। आप नागपुर में आपने बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जहां पर जो भावी प्रशासकीय अधिकारी जो यहाँ बनते हैं तैयारियां करते हैं। सर, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अलीगढ़ यूपी से हैं, तो फिर आपका बचपन कैसे बीता, क्या कठिनाइयां हुई आपको अपने तैयारी के लिए, एजुकेशन के लिए? कुछ परिवार के बारे में मुझे बताइए। मेरा जन्म धनसारी गांव अलीगढ़ के पास में है, 38 किलोमीटर। 24 सितंबर 1947 में हुआ जी। पिताजी माताजी कृषक परिवार से आते हैं हम जी। और जब मैं छोटा था तो गांव में प्राइमरी स्कूल था। मेरे ग्रैंडफादर उस समय थे, उन्होंने स्कूल में बिठाया। परिवार में पहला व्यक्ति हूँ जिसने एजुकेशन हासिल की है। क्या बात है। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि 25 जनवरी 1966 को जब मैं अलीगढ़ पढ़ता था बीए पार्ट 1 में, मेरे पिताजी गुजर गए। तो तीनों भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। खेती बाड़ी भी देखना और पढ़ाई भी करना, लेकिन मेरी बड़ी बहन और बहनें भी बहुत अच्छी थी। वो स्टेप मदर की लड़की थी, लेकिन घर में सबसे बड़ी थी। वो 4 साल को गांव आ गए, अपना गांव छोड़ के, और कहा कि तुम अपना एजुकेशन पूरे करो। क्या बात है, मतलब एक बड़े बहन का फर्ज निभा रहे थे वो सब। उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से निभाया और मैंने बीए, एमए, एलएलबी श्री वासनिया कॉलेज अलीगढ़ से किया। क्या बात है सर। पहले मैं आईआरएस में आया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, 1975। नेक्स्ट ईयर में आईएएस में 76 बैच में आया। क्या बात। तो जो दुख दर्द गांव में रहते हैं, विशेष तौर से अपने समाज के, जी, वो हमेशा मेरे मस्तिष्क पर रहे। हमने उन दिनों जाटव सुधार समिति बनाई, यंग बच्चों को साथ में लेकर के। हमारा एक ही नारा था कि जो आपका खाना खाता है आप उसका खाना खाइए, जो आपका खाना नहीं खाता है उसका खाना खाने के लिए आप मत जाइए। अच्छा। जुआ मत खेलो, ये हमारे 2 स्लोगन थे। समिति का नाम उस समय जाटव सुधार समिति था। क्या बात है सर। तो सर, आपने जहाँ तक कि सुधार समिति भी जहाँ तक उस वक्त स्थापन की, सर बाबा साहब अंबेडकर, इनके बारे में आपको विचारों के बारे में कब से पता चला? कुछ कुछ तो महत्वपूर्ण चीज है जी। जैसे आपने सुना होगा बुद्ध प्रिय मौर्य जी, बीपी मौर्य, उनकी मीटिंगों में हम सब लोग लेडीज, जेंट्स, बच्चे नीली टोपी लगा के जाया करते थे और बाबा साहब के बारे में सुनते थे। जी। उस समय से बाबा साहब का जो कार्य और त्याग है वो मस्तिष्क में बैठ गया और हमने सोचा कि अपने को भी थोड़ा बहुत कुछ समाज के लिए करना चाहिए। तो जाटव सुधार समिति की स्थापना हुई। 1969 में जाति का शब्द निकाल के समाज सुधार समिति किया गया
और 84-85 में उसका नाम बदल करके सिद्धार्थ गौतम शिक्षण व संस्कृत समिति धनसारी अलीगढ़ रजिस्टर्ड बॉडी बनी जी। उसमें विशेष तौर से मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग जिसका पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है इसके सदस्य बने। और सबसे पहले पिताजी के नाम से, मेरे पिताजी गुजर गए लेकिन हमने 13वीं नहीं की, हम 13वीं के बहुत खिलाफ हैं। ओके। नाजायज पैसा खर्च होता है जी। हमने कहा पिताजी के नाम से स्कूल बनाएंगे। बहुत अच्छा है। तो 85-86 में श्री प्यारेलाल आदर्श जूनियर हाई स्कूल बना। डॉक्टर भजंत आनंद कौशल्या उसका इनॉग्रेट करने वाले थे लेकिन वो किसी प्रकार से नहीं जा सके। उनके जो शिष्य थे मेधनकर जी, उन्होंने उसको उद्घाटन किया। पूर्णिमा का दिवस था, 85 की बात है। आगे चल करके श्री प्यारेलाल इंटरमीडिएट कॉलेज बना 9th से लेकर के 12th तक। बाबा साहब का सेंटिनरी का बहुत बोलबाला था। तो हमने सोचा कि ऐसी कोई चीज खड़ी करें जिसमें बाबा साहब की स्मृति रहे। जरूर सर। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्म शताब्दी महाविद्यालय की स्थापना हुई। लखनऊ में हमारे बैचमेट श्री DC लाखा, अशोक कुमार जो अभी नहीं रहे, इन्होंने मेरा साथ दिया, संस्था के मेंबर भी बने। सर उसी के साथ ऐसा कह सकते हैं कि आपने एक संस्था के साथ पूर्ण रूप से कार्यभार शुरू कर दिया था उनसे बहुत से कामों का। फिर सर आप महाराष्ट्र में आए काम करने के लिए, प्रशासकीय कामों के लिए। आप जहाँ तक आपकी पोस्टिंग यहाँ पर औरंगाबाद में आप रहे हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? महाराष्ट्र आपको कैसा लग रहा था? तो महाराष्ट्र कार्डर भारत सरकार ने अलॉट किया। उस समय मेरी तीनों बहनें अनमैरिड थी जी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम नेशनल एकेडमी और एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी जी तो ज्वाइन किए तो हम कभी कभी रोते थे। अच्छा। कि हमको महाराष्ट्र मिला है। क्या बात है सर। क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थी। जी सर। बहनों की शादी करना था जी। उस समय दिल्ली में बीपी मौर्य वाज दी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जी। RPI छोड़ के वो कांग्रेस में जी हाँ गए थे, चले गए थे। तो हम मिलने गए दिल्ली में। तो उनका गंगादास नाम का एक PS था, सीनियर IAS ऑफिसर। बोले आप मौर्य जी से कैसे मिल सकते हैं, क्या जानते हैं? हमने कहा आप चिट्ठी भेज दीजिए, वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे जी। चिट्ठी भेजी गई। उसको ताज्जुब हो गया कि लड़का अभी IAS में आया है और मौर्य जी ने इतनी जल्दी बुला लिया। मौर्य जी हमारे गांव में बहुत आते थे। अच्छा। हम स्टूडेंट्स विंग के लोग थे जी। RPI के। तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोग अपने बहुत अच्छे हैं। अच्छा। आप कैंसिलेशन के चक्कर में मत रहिए। भारत सरकार में आना है तो एज ए अंडर सेक्रेटरी आ जाइए। मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि यू गो टू महाराष्ट्र। अच्छे लोग हैं, अच्छा कार्डर है। कैसा लगा महाराष्ट्र? कैसा रहा? कि दूसरे स्टेट से तो काफी अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं है। बाबा साहब के मूवमेंट को आगे लेकर के गए हैं। साधारण से साधारण स्त्री भी बाबा साहब के महत्व को समझती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ये फर्क है जी। तो कह सकते हैं कि बाबा साहब की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेगेसी को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश हुई है, बढ़ाया भी है। सर अम्बेडकराइट मूवमेंट को आप अब कहाँ देखते हैं? अभी व्यक्ति की जो स्वार्थ भावना जो रहती है, मैन इज सेल्फिश बाय नेचर, ऐसा हॉब्स का कहना है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। जी जी। ही ऑलवेज सीक पावर एंड वेल्थ, सत्ता और धन हमेशा देखता है, उसको देखता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सभी लोग ऐसे हैं। कुछ लोग इस चीज से दूर नहीं हो पाए। सत्ता और धन के लालच की वजह से बाबा साहब की जो मिशन था, भगवान बुद्ध का जो तत्व ज्ञान उन्होंने इस देश में 2500 साल के बाद दोबारा दिया, उस आइडियोलॉजी को हम फॉलो करने में थोड़ा सा पीछे रहे। मतलब आप अगर मैं जितना समझ रहा हूँ तो आप यही कहना चाहते हैं कि जो भी मूवमेंट लोग चला रहे थे वो जहाँ तक बेसिक बुद्धिज्म नहीं समझ पाए
उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इसीलिए वो बाबा साहब की मूवमेंट को आगे नहीं ले पाए या फिर आगे नहीं ले जा पाए? ये भी है, आपका जो कहना वो सही है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बाबा साहब ने ऐसा कहा था, आई हैव डन PhD ऑन डॉक्टर अम्बेडकर, आपको मालूम है? जी हाँ, जी हाँ। फ्रॉम औरंगाबाद यूनिवर्सिटी, कि आप 100 क्लर्क मत बनाओ, एक अफसर बना दो जो खुद का भी देखेगा और समाज का भी सोचेगा। जी। तो जिस इंस्टीट्यूट में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बाबा साहब का उस वक्तव्य का एक रिप्रेजेंटेशन है जी, कि बच्चे यहाँ रहें, पढ़ाई करें, अच्छी जगह निकल के जाएं, खुद के परिवार के साथ साथ समाज का भी सोचें। सर, आपने औरंगाबाद में बहुत अच्छा एक कह सकते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर शुरू करा, उसकी नींव रखी। आपके जाने के बाद वहाँ वो पूर्णत्व में आया, जहाँ तक कह सकते हैं। वहाँ पर बड़ी लाइब्रेरीज बनी हैं, आपने बहुत सी जगह काम किया है, आपने अलीगढ़ में भी बहुत सारा काम करके रखा है। पर आप सर रिटायर होने के बाद स्थायी नागपुर में रहे, तो नागपुर क्यों चुना आपने, कैसे चुना, ये जगह कैसे चुनी, कुछ मुझे बताइए इस बारे में। नागपुर से संबंध ऐसा कुछ नेचुरल हो गया कि जैसे 75 में जब हम इनकम टैक्स में आए। सर चलकर बात कर सकते हैं तो थोड़ा, अगर आप चाहें। हाँ हाँ। DT स्टाफ कॉलेज बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती थी। जी सर। हाँ। बाद में NADT बनी। तो दीक्षा भूमि में आनंद कौशल्यान रहा करती थी। जी जी, और आपके काफी उनसे आप जुड़े हुए थे, बहुत काम किया आपने उनके साथ। तभी से हमने जुड़ गए। जी जी। और आगे चल करके जब हम कलेक्टर गढ़चिरौली बने 85 से 87, सर, तो BJ रावखंडे द सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज, वो दुर्भाग्य से अभी नहीं रहे, उनका फोटो इंस्टीट्यूट में लगा हुआ है। जी हाँ। वो मेरे SP थे, मैं कलेक्टर था गढ़चिरौली का। जी। तो हमने सोचा कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए। क्या बात। तो उन्होंने ये पूरी जमीन दान दी है। क्या बात। अकेले व्यक्ति ने। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। औरंगाबाद में हम 3 साल से ज्यादा थे। शुरू में प्रोबेशनर थे जी, फिर असिस्टेंट कलेक्टर करके बीड़ में पोस्टिंग हुआ जी। 7 वीक्स के बाद वहां से ट्रांसफर होकर के औरंगाबाद आ गए जी, बैजापुर सब डिवीजन। जी हाँ सर। वहां से हम डॉक्टर अम्बेडकर लॉ कॉलेज है औरंगाबाद में, वहां पर संडे के दिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाने के लिए जाया करते थे। क्या बात है। एज ए ऑनरेरी। फिर वहीं से PhD किया। सबसे बड़ा काम औरंगाबाद का अगर कोई है, रोड वाइडनिंग। मुस्लिम्स लोग, उनको विश्वास हो गया कि गौतम कोई हिंदू नहीं है जी, ये डिक्लेयर्ड बुद्धिस्ट है जी। तो हम तीनों समाज को साथ में लेके चले, दलित, बुद्धिस्ट जी, हिंदू और मुस्लिम जी। तो मुस्लिम इलाके में ऐसे रोड बनाए कि उनको भी अच्छा लगा। वो सोच भी नहीं पा रहे कि ऐसे रोड हमारे लिए भी कोई कर सकता है। कर सकता जी हाँ। क्योंकि अभी मैं वहाँ पर था कुछ, तो अभी काफी हाल है वहाँ पर, वो लोगों के कह सकते हैं कि उतना अच्छा प्रशासन नहीं, पर कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट की एक नई ओर आ रही है वहाँ पर भी। तो सर मैं वापस आपको इस पर लाना चाहूंगा कि नागपुर में जैसे कि आपने यहाँ पर एक सेंटर शुरू किया, तो कितनी बैचेस हो चुकी है अभी तक यहाँ पर, कितने अनुमानतः विद्यार्थी यहाँ पर रह चुके हैं अब तक? 1992-93 से बैच शुरू हुए हैं जी। 80 से ऊपर लोग निकल चुके हैं वेरियस सर्विसेज में, ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से, सेलेक्ट हो चुके बहुत हैं। बड़ा आंकड़ा है सर कि अभी तक तो मतलब इतने प्रशासकीय अधिकारी बने हैं जी। IPS में मैं नाम तो नहीं गिनाऊंगा। तो इस इंस्टीट्यूट का उनको सहारा मिला। अल्टीमेटली एग्जाम तो उन्होंने ही लिखा। जी 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 सर। जब तक विद्यार्थी पढ़ेगा नहीं, किसी की गाइडेंस और कोचिंग काम नहीं करती। सही है, खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन और खुद की इच्छा शक्ति बहुत जरूरी होती है। अवर एम इज टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, फैसिलिटीज एंड इंग्रेडिएंट्स वी कैन से। करेक्ट। जी सर।
तो वो प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। औरंगाबाद में बाबा साहब का जो स्टेचू है, मैं क्यों उसको रेफर कर रहा हूँ, जी जी सर। बड़कल गेट पे छोटा सा स्टेचू था। हमने कहा ये बड़ा स्टेचू बाबा साहब का लाइफ साइज का बने जी। और तीनों कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट जी, को मेरे साथ थे जी। मैंने कहीं तो पढ़ा था, हरियाणा में एक ऑफिसर था, वो परेशान हुआ, बाबा साहब के पास गया कि मुझे ये परेशानी है। तो बाबा साहब ने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, जगह बताया, अपने लोगों से मिलते हो क्या, कि नहीं, तो तुमको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी। सही है। तो औरंगाबाद में कोई हमसे टक्कर लेने की सोचता नहीं था, वो जानते थे कि ये तो सबको लेकर चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं। जी हाँ। तो बाबा साहब का स्टेचू बहुत बड़ा लाइफ साइज का है वहाँ बॉम्बे से लाए, जी, बाग एंड कंपनी से। गा प्रज्ञानंद जी जो बाबा साहब के कन्वर्जन में हाजिर थे दीक्षा भूमि पर, उनको लखनऊ से बाई एयर बुलवाया गया, उसका उद्घाटन हुआ। जी हाँ। फिर डॉक्टर अंबेडकर रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई, जो बाद में कंप्लीट हुआ। काम मेरे समय में शुरू हो गया था। तो थोड़ा बहुत कुछ काम करने की कोशिश की जी। यहाँ की जो चार्जेस हैं मंथली, कम से कम रखने की कोशिश की गई है जी। सर क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर, जो आपने इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट यहाँ पर बनवाया है, नागपुर से करीब ही है ये, गोरेवाड़ा के पास है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दोनों प्रकार के हॉस्टल्स हैं, लेडीज के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। तो करीबन यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज आप देते हैं, क्योंकि ये बहुत शांत माहौल है और ऐसा कह सकते हैं कि निसर्ग के आवास में आप निसर्ग की शांतता को अनुभूति कर कर यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आप मुझे और कुछ प्रकाश डालें इस विषयों पर। विप्लव, यहाँ के जो चार्जेस हैं मंथली, कम से कम रखने की कोशिश की गई है जी। कोई सरकारी ग्रांट्स तो मिलती नहीं है। ये जो आप अप्रोच रोड देख रहे हैं, तो जब मैं सामाजिक न्याय का प्रधान सचिव था महाराष्ट्र में जी, चंद्रकांत हंडोरे जी हमारे मंत्री महोदय थे जी, उन्होंने उद्घाटन किया था। डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपया जिला परिषद को दिया था जी। तो गाइडेंस के तौर पर हमारे डायरेक्टर बेबी जॉर्ज 1992 से ही हैं, केरला के हैं, अभी ऑनरेरी रूप में आते हैं, तब फुल टाइम थे जी। मैडम दामके हैं जो ज्योग्राफी देखती हैं। मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स देखता हूँ। ब्यूरोक्रेसी के लोगों को भी समय समय पर लेकर के विजिटिंग फैकल्टीज आते हैं, फैकल्टी करके, जस्ट टू इनकरेज द स्टूडेंट्स जी। तो ऐसा वी ट्राई टू गिव द गाइडेंस। जैसे मैंने कहा कि मैं तो गांव से पैदा हुआ जी, खेतिहर परिवार, खेती किया जी सर। सेल्फ स्टडी में मेरा बहुत विश्वास है। वन कैन गिव ए गाइडेंस कि ऐसा करो, ऐसा करो, ये चीज पढ़ो, ये चीज मत पढ़ो, लेकिन करना तो आपको है। जी सर। बुद्ध ने वही तो कहा, मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ लेकिन मार्गदाता नहीं हूँ। जी, जाना तो आपको ही स्वयं ही है। जाना तो आपको। जी हाँ सर। सर मैं एक और पूछना चाहूँगा, मैं कई ऐसे विद्यार्थियों से मिलता हूँ भारत भर में, जैसे मैं घूमता रहता हूँ इंटरव्यूज के लिए, तो वे प्रशासकीय पढ़ा जो अभ्यासक्रम उसकी तैयारियां करते हैं परीक्षाओं की, तो कुछ बताइए कि कैसे वो सब्जेक्ट्स चूज करे या फिर वो विषयों को कैसे अंदाजा लगाए, पढ़ाई कैसे करे, कुछ आप इस बारे में प्रकाश डाले तो अच्छा है, शायद उनके लिए भी काम में आए जो वे इंटरव्यू देख रहे हैं। पहले तो वी शुड बी वेरी सेलेक्टिव इन सेलेक्टिंग द बुक्स। वी शुड नॉट रीड मैक्सिमम बुक्स। ओके। वी शुड रीड मिनिमम। जी सर। हाँ। न्यूज़पेपर और मैगजीन, पहला नंबर न्यूज़पेपर का है जी। दैट शुड बी रीड लाइक ईटिंग द फूड इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। क्या बात है सर। ओके, मतलब करंट अफेयर्स जितने हो सके उतने, करंट इश्यूज। करंट अफेयर्स भी पूरा आता है, इकोनॉमिक्स भी आती है बिजनेस में। जी जी सर। स्पोर्ट्स भी आता है। जी सर। नेशनल भी आता है, इंटरनेशनल भी आता है। हाँ हाँ। एडिटोरियल भी आता है। हाँ हाँ। तो आई पर्सनली फील न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्ट। और मैगजीन
सिविल सर्विस क्रॉनिकल है, बहुत सी मैगजीन है, आप साइंस रिपोर्टर है, ऐसा आप चुन सकते हैं। लेकिन हम जो गाइडेंस यहाँ देते हैं, जैसे 7 और 6 सब्जेक्ट्स हैं जनरल स्टडीज के प्रीलिम में जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है जी, हिस्ट्री कल्चर है, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल है वगैरह वगैरह। तो बच्चों को हम बोलते हैं कि आप 7 नोटबुक बनाओ। जब लाइब्रेरी में आप बैठते हो तो जनरल नोटबुक में नोट कर लो। एक चीज पेपर में निकल गई तो दोबारा वो नहीं आती है जी। नोट करने के बाद फिर अपने रूम में बैठ करके या लाइब्रेरी में बैठ करके जो 7 सब्जेक्ट्स की नोटबुक है, यू टेक देम इन दोज नोटबुक्स, उसे ट्रांसफर करें, नोट डाउन ट्रांसफर करें जी। तो यू शुड बी एबल टू कंपाइल द सब्जेक्ट एंड इट बिकम्स ए बुक फॉर यू। जरूर सर, और बहुत ही सुलभ तरीका है, शॉर्ट में आप खुद की बुक तैयार कर लेते हैं। खुद की बुक जी हाँ। एरिया आर ईयर मार्क्ड बाय द यूपीएससी जी, उससे बाहर वो कभी जाती नहीं है जी। इतना ही है कि उसको हमें डेप्थ में जाने का। हाँ। एक बार किशन गंगा पूछा यूपीएससी ने, तो लोग ढूंढ रहे, किशन गंगा मिल ही नहीं रही लेकिन वो थी जी। तो जो सब्जेक्ट चुने आप, जिस एरिया को चुने, उसकी डेप्थ में जाने की आवश्यकता है। यूपीएससी गोज इन वेरी डेप्थ, बट एरिया से बाहर नहीं जाएगी। जी हाँ, जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस उसी में रहेगी जी सर, बाहर नहीं जाएगी। जी हाँ, मतलब आंसर्स उसी में है, बस छुपे हुए हैं आपको उसके एक डीप में जाकर उसे ढूंढना हो सकता है। सर मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी स्थिति बन रही है, एफडीआई जहां तक भारत सरकार में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आईएएस अफसरों इनके पास कितने अधिकार रहेंगे अगर एफडीआई आते? क्या उनका काम सिर्फ सिग्नेचर देना और ठप्पे देना हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि एफडीआई का मतलब है कि जब इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी जी, और 1991-92 से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई जी। अब ग्लोबल इकोनॉमी में लिबरलिज्म है जी जी, जिसे हम कुछ लोग कैपिटलिज्म बोलते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं लिबरलिज्म इज ए नथिंग बट ए कैपिटलिज्म। लेकिन जो दौर है दुनिया का दौर जी, वो लिबरलिज्म की तरफ ही है। हम थोड़ा सा न्यू लिबरलिज्म के लोग हैं, कैपिटलिज्म की बात भी करते हैं, भले ही पब्लिकली न करें, लेकिन ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोच वही है, सोच वही है जी सर। उसके साथ थोड़ा सा सोशल वेलफेयर, जिसे सोशल सेक्टर बोलते हैं जी, उसकी बात करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में इसको न्यू लिबरलिज्म बोलते हैं। ओके। तो इंडिया इज फॉलोइंग द न्यू लिबरलिज्म जी सर। एफडीआई तो आवश्यक है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए, कुछ दिन पहले आंकड़े निकले हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है आज भी 1/3 बिलो पॉवर्टी लाइन है जी सर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम बहुत हो गया, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, पहुंचती है तो बड़ा मुश्किल से 1 रुपया का 20 पैसे 30 पैसे उसको मिल पाते। तो देयर शुड बी ए कॉन्क्रीट स्कीम। सर इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, आप जो आपने नागपुर में शुरू किया है, जैसे कि आपने बताया कि नागपुर के पास ही है ये, तो ये कितने एकड़ में फैला है? ये 1 हेक्टेयर से ज्यादा है। अच्छा, 2.5 एकड़ के आसपास है। 2.5 एकड़ के आसपास है। और कितने विद्यार्थी यहाँ पर रह सकते हैं एक सत्र में? एक सत्र में 16 बॉयज और 9 गर्ल्स। तो यहाँ पर उनके गर्ल्स के लिए इंडिपेंडेंट रूम है जी हाँ, यहाँ टॉयलेट बाथरूम अटैच है जी, आप देख सकते हैं। जी हाँ, लड़कों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, और स्टाफ सर्वेंट के लिए अलग से कॉटेजेस भी है। नहीं, रूम है, रूम्स हैं। ओके, एक कोने वाला रूम है जी। पहले इसको लेडीज का रूम कहा करते थे जब ये हॉस्टल नहीं था जी। अभी स्टाफ के लोग उसको यूज करते हैं। सर यहाँ पर खाने की भी सुविधा है, मेस भी है? मेस तो शुरू से है, इट इज एक्चुअली रेसिडेंशियल। ओके। डे स्कॉलर अभी तक अलाउ नहीं हुए, कोशिश की है लोगों ने, लेकिन हमने कहा वो ठीक नहीं है,
ये प्रशिक्षण के साथ में सामाजिक धार्मिक अध्ययन केंद्र भी है जी। थोड़ा सा हम लोग कल्चरल वैल्यूज भी बताते हैं जी। और यहाँ रहेंगे, वातावरण इतना अच्छा है कि टीचर नो टीचर वो स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हैं। खाने पीने का पूरा इंतजाम संस्था देखती है, कोई ठेका पर नहीं देते हैं हम लोग। ओके। स्टाफ स्वयं ही देखते हैं, मतलब सारे आपका स्टाफ यहीं पर खुद ही देखते हैं? स्टाफ देखता है, शुरू से स्टाफ जी सर। सर यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह भी सारी सुविधाएं हैं? हाँ, आप देख सकते हैं लाइब्रेरी को। जी सर, यहाँ पर मैं देखा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी भी है। जी सर, को काफी बहुत सारी किताबें काफी विषयों पर हैं। यहाँ मैगजीन्स है बहुत सारी, सभी न्यूज़पेपर मैं देखा हूँ यहाँ पर आप लोग प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी इंग्रेडिएंट एक प्रशासकीय अधिकारी बनने के लिए लगते हैं ट्रेनिंग में, वो सारी चीजें आप यहाँ पर दे रहे हैं सर। एक शांतता जो उनको चाहिए, जो शहरों में मिलती नहीं है, एक डेडिकेशन जो उनको चाहिए दोस्तों में वो सारे रहकर जो फुल टाइम दे सके, प्रशिक्षित टीचर्स जो वहाँ पढ़ाने आते हैं, जिनको अनुभव है इन विषयों का, वो लोग आते हैं। ब्यूरोक्रेसी के लोगों को भी लाते हैं जी, देखिए कुलीग्स को लाते हैं जी। और मेरा जो यहाँ पर शुरू में कहना है कि जिसने माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की कोशिश की जी, प्रयत्न किया, अगर मान लो चढ़ भी नहीं पाया वहां तक, तो नंदा देवी धौलागिरी की पहुंच तो कर सकते हैं। सही कहा सर, अगर मैं 100% नहीं तो 90-80 पे तो आ ही जाऊंगा जी। लोग अपने पैरों पर कहीं तो खड़े हो जाएंगे। जरूर सर। एवरीबॉडी में नॉट बिकम एन IAS और IPS, बस, बट ही विल स्टैंड समवेयर। यस सर, जरूर। जैसे मैंने अभी मिस बौद्ध की एग्जाम्पल दी, देहरादून की लड़की। जी जी, हाँ। बिफोर लास्ट ईयर 1 साल थी, तो अभी उसका फोन आ गया, मैं थोड़ा लेटा हुआ था, बीमार था, थोड़ा तकलीफ थी जी, कि सर मैं CDS को क्वालिफाई की हूँ। क्या बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लड़की होते हुए भी CDS में जा रही है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जी में। जी सर, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर। और यहाँ से यही से आपका प्रशिक्षण लेकर आपके मार्गदर्शन में कह सकते हैं कि उनका एक प्रकार से उनकी लाइफ करियर सेट हो चुका है यहाँ पर पढ़कर जी। तो पीपल आर स्टैंडिंग समवेयर। तो भारत के किस किस कोने से विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं? विशेष तौर से यूपी, 1 साल हरियाणा से भी आया था बच्चा, जो 2 साल रहा और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में निकल के गया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। हरियाणा का था। यूपी से 1-2 रहते हैं, अभी तो कोई आया नहीं है। मैक्सिमम महाराष्ट्र से रहते हैं? मैक्सिमम महाराष्ट्र। अच्छा। और उससे ज्यादा विदर्भ। चलिए ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि फिर भी लोगों का आना शुरू है। और ये जहाँ तक 23वीं बैच होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ, मैं विनय भालेकर, इसी साल यहाँ पर मैंने IAS कोचिंग में इस एडमिशन ली है। हमारे सर गौतम सर, जो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, इनकी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर हमें विजिटिंग फैकल्टीज आकर टीचिंग करते हैं। उसमें दामके मैडम जो है वो ज्योग्राफी पढ़ाने आती हैं। जॉर्ज सर जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो हमें हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाते हैं। और गौतम सर जिनकी इंस्टीट्यूट है, वो हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ाते हैं। My name is Jitendra Pal. I am here from last 4 months. The first thing which I really admire about this institute is that it really provides a very good environment for study, and we have a regular faculty for history, and we have for others visiting faculty, and we really get good coaching from our sirs, and we get latest newspapers, magazines, plus really to study from our colleagues, and I love this surrounding. मेरा नाम राहुल देशमुख है, मैं नागपुर से ही हूँ। मैं पिछले साल से इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा हूँ और यहाँ की जो फैकल्टीज़ है, जो इन्वायरमेंट है स्टडी लायक, वो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू में और उस एग्जामिनेशन के लिए, तो इससे अच्छा माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरा नाम मंगेश कविटकर है। मैं पिछले साल से यहाँ पर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ का निसर्ग में हरा भरा वातावरण, यहाँ की शांतता, उसकी वजह से यहाँ पर पढ़ाई में काफ़ी अच्छा मन लगता है। और यहाँ पर हमारे जो चेयरमैन है गौतम सर, डायरेक्टर जॉर्ज सर और बाहर से आने वाली फैकल्टीज हमें काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं,
सर फिर इसकी प्रोसीजर क्या होती है अगर कोई विद्यार्थी इस बेहतरीन वातावरण में पढ़ना चाहता हो, प्रशासकीय अधिकारी की ट्रेनिंग लेना चाहता हो बनने की, प्रिपरेशंस की, तो उसे क्या करना चाहिए, किससे संपर्क करें, आपसे सीधा जून और जुलाई में एडवर्टाइजमेंट तो देते हैं हम लोग हितवाद में। जी एडमिशन तो अभी भी चालू है। जी या सुपरिटेंडेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टर को भी कर सकते हैं, बेबी जॉर्ज, ओके। और मेरे लिए भी कभी भी कर सकते हैं। चलिए, मतलब जो भी There is विद्यार्थी no problem. यहाँ पर आना चाहे, पढ़ना चाहे। एंड फीस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी रीजनेबल, जी सर, जरूर। क्योंकि आइडिया इज जस्ट टू हेल्प दोज पर्सन्स हु आर इन नीड ऑफ योर हेल्प। जरूर सर। तो मैं समझता हूँ जो भी संस्था डिसाइड करती है इज ए बॉडी, नॉट ए पर्सन। जी आपका जो संबंध आया त्रिलोक बौद्ध महासंघ से, जी कन्नौज ट्रस्ट, जी हमारा उनसे भी संबंध है। जी तो जो कुछ भी अभी तक हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द फ्रेंड्स कम्युनिटी इन इंडिया जरूर जरूर। एंड अब्रोड। जी जैसे अब्रोड से लास्ट ईयर 2 लैपटॉप आए। जी अन्ना का नाम सुना होगा, अन्ना, जी जी अम्बेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिकन। मेरा सन इन लॉ भी है उसमें, क्या बात है। हाँ। लड़की भी है, उत्पल वर्णा गौतम, जी आशुतोष नंदेश्वर। तो उन लोगों ने 2 लैपटॉप लास्ट ईयर भेजे यहाँ पर, चलिए, मतलब यूज में है। कई ऐसी संगठनाएं हैं दुनिया दे आर हेल्पिंग, हेल्पिंग फ्रीली, कोशिश कर रहे हैं कोशिश कि कर ये ट्रस्ट चले, ये इंस्टीट्यूट चलता रहे। दे हैव गॉट ए सॉफ्ट आइडिया अबाउट द इंस्टीट्यूशन, ओके। दे आर हेल्पिंग। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी बातें आपने आज मुझे बताई, प्रयास की अनुभव हो सके। अमन और आपका सबका मैं धन्यवाद करूंगा। हाँ हाँ कि आपने एक छोटे से इंस्टीट्यूट को विजिट दिया। जी सर। मैं इसको It's बहुत our छोटा honor, sir. काम समझता हूँ, लोगों तक जाए, क्योंकि भले ही आप पब्लिसिटी में विश्वास नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली कम्युनिकेशन इज मस्ट इन द सोसाइटी। जी सर, जरूर। तो आपके जरिए लोगों तक आवाज जाएगी। जी जी, हम तो कोशिश करेंगे सर कि ये एक इंटरव्यू दुनिया के कोने कोने तक जाए, और आपने जिन जिन विषयों पर आज प्रकाश डाला है, चाहे वो प्रशासकीय सेवाएं हो, चाहे वो दुनिया के एक एक मॉडल्स हो, भारत की डेमोक्रेसी हो, हमने बात की भारत की सरकार की भी, अम्बेडकराइट मूवमेंट की हमने बात की, आपने बताया किस प्रकार से पॉलिटिशियंस कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मूवमेंट तो जिंदा रहना चाहिए। जी जी सर। देश में गरीबी गई नहीं है। अभी आप रोड पर, परसों में अपने एरिया के रोड पर जा रहा था, तो जो आरपीटीएस की जो दीवार है, उसके सहारे एक ओल्ड लेडी एक छोटा सा चूल्हा बीटा का बना के खाना बना रही थी। जी सर। रोड साइड पर। तो देश में इतना, ये भी एक देश का हिस्सा ही है। देश का हिस्सा है। जी हाँ, जो चेहरा हम देखते हैं महानगरों में, उसका ये भी एक हिस्सा है जो कई जगह दिखाई नहीं देता है। तो सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे बातचीत की और बहुत सारे विषयों पर हमें प्रकाश डाला। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुंशीलाल गौतम जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातचीत की, बहुत सारे विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला, हमें बताएं किस प्रकार से प्रशासकीय अधिकारी आप बन सकते हैं। अगर आप डिटरमेंट हो, आप में दृढ़ निश्चय हो, इच्छा शक्ति हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और समाज को पे बैक भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोलकर इनको मदद कर कर। दर्शकों, ऐसे ही एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।